नमस्कार। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं पाठ संख्या 5 को। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को। तो हम लोग 1 से 9 तक पढ़े थे, अर्थात अश्विनी से अश्लेषा तक। दूसरे विस्तार में हम लोगों ने मघा से ज्येष्ठा तक पढ़ा था और आज प्रारंभ करते हैं हम लोग मूल से रेवती तक। पहले हम लोगों ने 0 से 120 डिग्री तक पढ़ा, फिर 120 डिग्री से 240 डिग्री तक पढ़ा और आज पढ़ेंगे 240 डिग्री से ये प्रारंभ होगा और 360 डिग्री पर समाप्त होगा। हम लोगों ने पीछे ये भी पढ़ा है कि ग्रहों के पास 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है और पहले जो 0 से 120 अंश तक जाते हैं वहां जो भी नक्षत्र आते हैं सभी ग्रहों को वहां एक एक नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। फिर दूसरे पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा वहां भी एक एक नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है और आगे आज जो पढ़ेंगे यहां भी एक एक नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग अंशात्मक विस्तार की ही बात कर लेते हैं। तो मूल से प्रारंभ होगा और मूल कहां से प्रारंभ होता है? 240 डिग्री से। अब 240 डिग्री में एक नक्षत्रों का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, उसी को प्लस करना है तो हम लोग पहुंच जाएंगे 253 डिग्री 20 मिनट पे। यहां तक मूल का विस्तार कहेंगे। अब मूल के बाद आता है पूर्वाषाढ़ा। अब पूर्वाषाढ़ा प्रारंभ कहां से होगा? जहां मूल समाप्त हुआ है, अर्थात 253 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होकर के 266 डिग्री 40 मिनट तक पूर्वाषाढ़ा का विस्तार होगा। पूर्वाषाढ़ा के बाद आएगा उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा कहां से प्रारंभ होगा? तो जहां पूर्वाषाढ़ा की समाप्ति हुई है। तो 266 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होकर के 280 डिग्री तक ये चलेंगे या कहेंगे इनका विस्तार होगा। उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण। अब श्रवण 280 डिग्री से प्रारंभ होगा और ये 293 डिग्री 20 मिनट तक इनका विस्तार होगा। यहां भी वही क्रम चल रहा है कि हम जहां पूर्व के नक्षत्रों की समाप्ति होती है उसमें 13 डिग्री 20 मिनट हम प्लस कर देते हैं तो अगले नक्षत्रों का विस्तार हमको प्राप्त हो जाता है। धनिष्ठा को देखेंगे तो 293 डिग्री 20 मिनट से ये प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति 306 डिग्री 40 मिनट पर समाप्त हो जाएंगे। शतभिषा का विस्तार 306 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होगा और ये 320 डिग्री तक चलेगा। शतभिषा के बाद बात कर लेते हैं पूर्वा भाद्रपद की। तो जहां शतभिषा समाप्त हुआ 320 डिग्री पे, वहीं से इसका प्रारंभ है। हम इस बातों को इसलिए दोहराते हैं कि आपको याद ही हो जाए। और यहां 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ेंगे तो 333 डिग्री 20 मिनट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब पूर्वा भाद्रपद के बाद उत्तरा भाद्रपद की बात कर लेते हैं तो 333 डिग्री 20 मिनट पे ये प्रारंभ होगा और यहां हम 13 डिग्री 20 मिनट प्लस करते हैं, 346 डिग्री 40 मिनट हमें प्राप्त हो जाता है। और ये अंतिम नक्षत्र है रेवती। और रेवती कहां से प्रारंभ होगा? 346 डिग्री 40 मिनट से और समाप्त कहां होगा? 360 डिग्री पर। तो 27 नक्षत्र हम लोगों ने जाना और 0 से प्रारंभ किया और 360 डिग्री पे समाप्त हो गया। अब जब यहां 360 डिग्री पे समाप्त हो गया तो फिर प्रारंभ क्या होगा? तो प्रारंभ फिर कहां से हो जाएगी? अश्विनी। रेवती समाप्त होगा तो अश्विनी का फिर प्रारंभ हो जाएगा, जो हम लोग 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार बताते हैं और फिर वही क्रम चलता रहेगा। ये हम लोग समझ चुके। अब यहां स्वामित्व की बात करें तो क्रमशः जो हमने आपको बताया है आचम भौराजी सबू केसु, वो याद हो गया होगा। प्रारंभ में केसु आएगा, उसके बाद आचम भौराजी सबू, इस तरह से आएगा। तो ये भी हम लोगों ने जाना। अब ये जो हम बताते हैं कि ये अंशात्मक विस्तार है, हम पूर्व में बता चुके हैं कि हम
ब्रह्मांड के लिए माइलस्टोन के रूप में भी नक्षत्रों का प्रयोग करेंगे। नक्षत्रों के गुण स्वरूप को यदि आगे समझेंगे तो उससे भी प्राप्त होगा कि इसके प्रभाव ज्योतिष में क्या क्या हो सकते हैं। तो आगे इन सारे बातों को जानेंगे, समझेंगे, लेकिन आज सबसे पहले इनके स्वामी को समझ लेते हैं कि इनके स्वामी कौन कौन से हैं। आप लोगों को पुनः बता दें कि हम हमेशा कहते हैं कि कागज पेन के साथ यदि आप बैठते हैं तो पाठ समझना आसान होगा, और यदि आप नोट कर लेते हैं तो भविष्य में कभी भी आप पीछे पलट करके उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए कागज पेन के साथ बैठें, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब यहां हम इसके स्वामी की बात करेंगे और आप समझ सकते हैं, आपको पीछे हमने लिखा है, यदि आप पेज पलट के देखेंगे तो आपको वहां प्राप्त हो जाएगा कि स्वामी का भी क्रम है और वो उसी क्रम से यहां भी हमें प्राप्त होगा। तो क्या क्रम है? तो ये हम नक्षत्र और यहां हम स्वामी लिखते हैं, और मूल का स्वामी केतु। अश्विनी पहला नक्षत्र था, 10वां नक्षत्र हमारा मघा था और 19वां नक्षत्र हमारा मूल है। इन तीनों के स्वामी कौन हुए? केतु। तो अब आप एक जगह इकट्ठा करके यदि प्राप्त करेंगे तो वहां भी आपको प्राप्त होगा। चलिए, केतु के बाद अब पूर्वाषाढ़ा की बात कर लें तो पूर्वाषाढ़ा का स्वामी कौन होगा? शुक्र। उत्तराषाढ़ा का स्वामी कौन होगा? सूर्य। श्रवण का स्वामी कौन होगा? चंद्रमा। आप देखेंगे केसु, अब यहां से आचम भौराजी ही आएगा, और सूर्य के बाद धनिष्ठा का स्वामी भौम अर्थात मंगल। शतभिषा का राहु, पूर्वा भाद्रपद का गुरु, उत्तरा भाद्रपद का शनि और रेवती का बुध। केसु आचम भौराजी सबु केसु, क्रम वही है, क्रम कहीं नहीं टूटेगा। और हम आप लोगों को बताए कि जो पहला है वो अश्विनी, और जो 10वां नक्षत्र है वो मघा, और जो 19वां नक्षत्र है मूल, इन तीनों के स्वामी केतु। इसी क्रम में जो दूसरे सीरीज में नक्षत्र आएंगे उसके स्वामी शुक्र, उसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। अब ये जो नक्षत्र का विस्तार हम लोग जाने, अब इससे हमको प्राप्त क्या होगा? हम कहते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहें, भारतीय ज्योतिष कहें, वेदांग कहें, हम जो भी कह सकते हैं, वहां नक्षत्रों का बहुत ही महत्व है। अब हम पूर्व में आपको बताए हैं कि नक्षत्रों के स्वामी कौन, तो ग्रह तो अलग अलग हैं, लेकिन नक्षत्र के स्वामी अर्थात पति के रूप में जो हमारे कथाओं में व्याप्त है या कहा गया है, तो वहां कहते हैं कि रोहिणी के साथ चंद्रमा का विवाह की हुआ था और सारे नक्षत्रों को उन्हीं को प्रदान कर दिया गया था। इस तरह से वो 27 नक्षत्रों के अकेले स्वामी हैं, अकेले पति हैं। तो आगे हम लोग उसको भी समझेंगे। हमने यहां बताया कि रेवती जब समाप्त होगा तो फिर अश्विनी प्रारंभ होगा। हम ये भी बता चुके हैं कि दशा महादशाओं में इसका बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। प्रभाव कैसे होता है उसको हम लोग संक्षेप में यहां समझेंगे, लेकिन उससे पहले भी ये जान लें कि नक्षत्र तो हमने जाना, अब नक्षत्र के चरण को भी समझ लेते हैं। बहुत छोटी सी बात है, यही हम उसको समाप्त कर देना उचित समझते हैं। तो अब नक्षत्र चरण क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को नक्षत्रों का मान पता है। तेरह डिग्री 20 मिनट होता है, और एक नक्षत्रों के अंतर्गत कितने चरण होते हैं? तो हम कहते हैं कि नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। बहुत आसान है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अर्थात ये 4 भाग है। 4 छोटे छोटे टुकड़े हैं।
तो जब हम छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त करेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, वो भी बहुत ही आसान है। हम 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से भाग दे देते हैं। इकाई आपको पता है, जब 4 से भाग देंगे तो ये 3 डिग्री 20 मिनट प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो 3 डिग्री 20 मिनट आया, ये चरण का मान है। चरण का मान कितना हमको प्राप्त हुआ, 3 डिग्री 20 मिनट। तो ये याद रखना है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, और नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट हमें प्राप्त होता है। तो अब चरणों को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी, चरणों के ही आधार पर हमको नामाक्षर प्राप्त होता है। चरणों के ही आधार पर हमको जन्म के समय में दशा कितनी प्राप्त होगी किसी ग्रह की, वो प्राप्त होता है। अब गणित ज्योतिष में तो हम मिनट सेकंड तक सूक्ष्मता से निकालेंगे, लेकिन लगभग पहुंचने के लिए चरण बहुत महत्व रखता है। तो यहां पुनः हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट हमको प्राप्त हुआ। ये हम लोगों ने जाना। 2-3 चीज यहां याद रखना है कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। पहला, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। दूसरा, एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट प्राप्त हुआ है हमें। 3 डिग्री 20 मिनट को आप 4 से गुना करेंगे तो हमको 13 डिग्री 20 मिनट पुनः एक नक्षत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग चरणों को भी समझ चुके हैं। ये जानते हैं कि पहले चरण में जन्म हुआ, दूसरे चरण में जन्म हुआ, तीसरे चरण में जन्म हुआ। इसके आधार पर नामाक्षर किस तरह से रखे जाते हैं वो भी आगे हम आप लोगों को बताएंगे। यहां यदि बताएं तो आपके समझ में, हम उम्मीद करते हैं कि अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी प्रारंभ ही किया है ज्योतिष को सीखना। तो यहां मोटी मोटी बात हमको याद रखनी होगी। जब हम आगे बताएं तो आपको वहां कोई संशय ना हो। तो हमने देखा कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। अब यहां 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। हम लोग अपने पद्धति में हम ये जानते हैं कि माला जपना है, एक माला जपते हैं, चाहे वो ग्रहों का मंत्र हो, नक्षत्रों का मंत्र हो, किसी देवी देवता का मंत्र हो। तो एक जो माला होता है उसमें दानों की जो संख्या होती है वो 108 होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो हम बता रहे हैं वही सही हो, लेकिन हमारा कैलकुलेशन ये कहता है। अब 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इसको यदि हम गुना करते हैं तो हमको प्राप्त 108 होता है। और यही 108 जो हमें प्राप्त हुआ है, इसी को हम जपते हैं माला में। यह संक्षिप्त जानकारी है। अब कहते हैं कि 108 जपते हैं, यह किस तरह से सार्थक होता है। अब थोड़ी सी व्याख्या हम करेंगे। वैसे अगर आप कहें तो 12 राशियां होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, और 9 ग्रह होते हैं, और इसको भी यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 108 प्राप्त होता है। लेकिन तर्क में हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन यह संभव होता है। हम हमेशा कहते हैं कि आप जहां भी होते हैं हम उनको याद करते हैं। ग्रह जहां भी होते हैं, देवी देवता ब्रह्मांड में जहां भी विचरण करते हैं, तो हम उनको याद करते हैं। यदि हम नक्षत्र के प्रत्येक चरण में उनको याद कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि इस तरह से हम राशि चक्र की बात करते हैं, यही हमारा ब्रह्मांड है। इसी में हम लोगों ने 27 टुकड़ों की बात की। अब इसी टुकड़े के 4 टुकड़े और कर देते हैं। ग्रह यहां है तो भी जब हम माला जपते जपते यहां पहुंचते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। अब हमें नहीं प्राप्त कहां है तो हम जपते रहते हैं, और हमेशा कहते हैं अधिक से अधिकम फलम, जपना चाहिए, जप से लाभ होगा। लेकिन हमने कहा कि 27 नक्षत्र होते हैं और 4 चरण होते हैं, अर्थात हम आपको चरणों तक जपते हैं, अर्थात पग पग पर हम आपको याद करते हैं। यहां हमने देखा है कि 27 को भी 4-4 टुकड़ों में विभक्त कर दिया, तो इसीलिए हमने कहा कि चरणों पर भी आपको हर पग पर हम याद करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनिए। चलिए, यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों ने जाना 4 चरण होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियों की भी बात होगी। हम हमेशा कहते हैं कि यदि आप क्रमबद्ध तरीके से पहले पाठ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद आज पांचवा पाठ हमने आपको बताया, इसका अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित रूप से ज्योतिष सीख पाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होगा। यदि आप सिर्फ 5वां या चौथा या तीसरा पढ़ लेंगे तो समय का नुकसान होगा, आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्रमशः पाठ को पढ़ते रहिए। आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। अगले दिन हम जो बताएंगे वहां से ज्योतिष का प्रश्न प्रारंभ हो जाएगा। अब प्रश्न कैसे प्रारंभ हो जाएगा? जब किसी भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है कि बच्चा मूल में तो नहीं। अब ये मूल क्या होता है, इसको हम लोग अगले पाठ में समझेंगे। तो हमने यहां कहा कि अभी हम लोग नक्षत्रों को समझ रहे थे, लेकिन अब अगले पाठ से हम लोग ज्योतिष के पहले प्रश्नों का उत्तर भी देने सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।